कि क्या एक आईएएस अफसर अपना इस्तीफा दे सकता है या नहीं दे सकता है, और अगर दे सकता है तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी, यही आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आईएएस ऑफिसर के इस्तीफे के नियमों में जो ताजा खबरें हैं उसके अनुसार कश्मीर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगे प्रतिबंधों का हवाला देते हुए 2019 में एक आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथ ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करने में 6 साल से अधिक की देरी की, और वो इसी देरी के कारण वह चुनाव नहीं लड़ पा रहे। तो ऐसा आरोप जो है वो कन्नन गोपीनाथ ने लगाया। कन्नन गोपीनाथ जो है, इन्होंने 2019 में इस्तीफा दिया था कश्मीर में अभिव्यक्ति की आजादी पर लगे प्रतिबंधों का हवाला देते हैं, और कहना है कि सरकार ने 6 साल से अधिक की देरी की है, इस देरी के कारण वह चुनाव नहीं लड़ पा रहे। उनका इस्तीफा अभी भी गृह मंत्रालय के पास लंबित है, क्योंकि अंतिम सिफारिश अभी तक विभाग को नहीं भेजी। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की लंबी देरी अभूतपूर्व है, जिससे आईएएस इस्तीफे समय सीमा अस्वीकृत के आधारों से संबंधित नियमों पर सवाल उठते हैं। और अगर बात की जाए कि आईएएस अधिकारी के लिए राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित नियम क्या है, अखिल भारतीय सेवा के नियमों के तहत सेवारत अधिकारियों को राजनीतिक दलों से जुड़ने या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से सख्ती से प्रतिबंधित किया गया, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह हर समय राजनीतिक तटस्थता को बनाए रखे और संवैधानिक मूल्यों का पालन करे। इसके लिए संविधान इसीलिए 2014 में एक संशोधन किया गया था। आचार संहिता के नियमों में नवंबर 2014 में संशोधन किया गया, जिसमें वरिष्ठ सिविल सेवकों से अपेक्षित आचरण को मजबूत करने के लिए नए खंड जोड़े गए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नियम 3(1) जो 3(1) कहता है और अनिवार्य है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर समय राजनीतिक तटस्थता बनाए रखनी चाहिए और संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों को सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यह नियम मूल रूप से इस मूलभूत अपेक्षा को संहिताबद्ध करता है कि सिविल सेवक चाहे कोई भी सरकार सत्ता में क्यों ना हो, उन्हें संविधान और जनता की सेवा करनी है, न कि किसी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक दल की विचारधारा। कन्नन गोपीनाथ ने 2019 में इस्तीफा दिया था और उन्होंने 2024 में एक राजनीतिक पार्टी जो है उन्होंने ज्वाइन की, लेकिन उनका इस्तीफा अभी तक औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया, इसलिए उनकी स्थिति एक सेवारत अधिकारी की बनी हुई, जिससे राजनीति में शामिल होने पर वह आचरण नियमों का उल्लंघन करे। गोपीनाथ ने सरकार पर जानबूझकर उनके इस्तीफे में देरी करने का आरोप लगाया है और इसे उन्होंने उत्पीड़न करार दिया है, और उन्हें तर्क दिया है कि उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा रहा है। ऐसा कन्नन गोपीनाथ ने सरकार पे आरोप लगाया है। अखिल भारतीय सेवाओं, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो या आईएफएस हो, यानी कि भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का त्यागपत्र अखिल भारतीय सेवा नियम 1958 के 5(1) और 5(1)(a) के तहत किया जाता है। त्यागपत्र 5(1) और 5(1)(a) के तहत किया जाता है। अगर राज्य कैडर में कार्यरत अधिकारी को अपना इस्तीफा देना है तो वह राज्य के मुख्य सचिव को अपना इस्तीफा सौंपना होगा, और यदि अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्त पर है तो त्यागपत्र संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव को प्रस्तुत किया जाएगा, जो इसे अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित राज्य कैडर को अग्रेसित करता है। एजीएमयूटी कैडर के अधिकारियों के मामले में यह प्रक्रिया गृह मंत्रालय के माध्यम से संचालित होती है। नियम 5 के तहत इस्तीफा देने वाले अधिकारी सेवानिवृत्त लाभों के हकदार जो है नहीं होते हैं।
इसके अलावा उन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी के दिशा निर्देशों के अनुसार इस्तीफे को वैध माने जाने के लिए एक स्पष्ट और एक बिना शर्त कारण बनाना आवश्यक है। आईएएस अधिकारी के इस्तीफे के बाद क्या होता है? अगर कोई आईएएस अधिकारी अपना इस्तीफा देता है तो इसके बाद क्या होगा? तो इसके बाद ये होगा कि त्यागपत्र जमा करने के बाद राज्य यह सत्यापित करता है कि अधिकारी के खिलाफ कोई लंबित बकाया, कोई किसी भी मामले की जांच तो नहीं है। और ऐसे मामले में आमतौर पर जो है वो त्यागपत्र जो है अस्वीकृत कर दिया जाता है। इसके बाद राज्य सरकार अपनी सिफारिश और विवरण केंद्र सरकार को भेजती है और अंतिम निर्णय सक्षम प्राधिकारी के द्वारा लिया जाता है। और सक्षम प्राधिकारी में आईएएस अधिकारियों के लिए डीओपीटी मंत्री या फिर प्रधानमंत्री फैसला लेते हैं। आईपीएस के लिए गृह मंत्री फैसला लेते हैं और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए पर्यावरण मंत्री इस्तीफा फैसला लेते हैं। तो यही है कि क्या सरकार आईएएस अधिकारियों के इस्तीफे में देरी कर सकती है? आईएएस अधिकारी के इस्तीफे को स्वीकार करने की कोई निश्चित सीमा नहीं है। हालांकि विभाग के एक परिपत्र में कहा गया है कि आमतौर पर किसी अनुच्छिक अधिकारी को पद पर बनाए रखना सरकार के हित में नहीं होता है, इसलिए इस्तीफे सामान्यतया स्वीकार किए जाने चाहिए। वही परिस्थितियां जिनमें इस्तीफा देने में देरी हो सकती है या उन्हें अस्वीकार किया जा सकता है, इसमें कुछ परिस्थितियों में इस्तीफे को रोका जा सकता है। यदि कोई अधिकारी निलंबित है या उस पर अनुशासन की कार्यवाही का सामना कर रहा है तो सरकार को आकलन करना होगा कि क्या उसका इस्तीफा स्वीकार करना जनहित में है या जनहित में नहीं। ऐसे मामलों में सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से भी परामर्श लिया जा सकता है। अगर अस्वीकृत के कई और आधार पर बात की जाए तो सरकार यह भी जांच करती है क्या किसी आईएएस अधिकारी पर लंबित देय राशियां हैं या नहीं, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति या फेलोशिप के लिए कोई सेवा बांड है। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को सरकारी अनुदान से मिलने वाली छात्रवृत्ति से जुड़े एक बांड उल्लंघन के कारण आईआरएस से इस्तीफा देने के बाद उन्हें दंड का सामना करना पड़ा था। यदि अधिकारी किसी महत्वपूर्ण पद पर आसीन है तो सरकार उपयुक्त प्रतिस्थापन व्यवस्था होने तक स्वीकृति में देरी कर सकती है, जिससे प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके। 2010 से आईएएस अधिकारियों के इस्तीफे काफी हुए हैं। अगर 2010 से जिस वर्ष यूपीएससी परीक्षा में सीसैट को शामिल किया गया था तब से लेकर 31 आईएएस अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, जिसमें 31 अधिकारियों ने इस्तीफा दिया, इसमें से 11 जो हैं उन्होंने 2011 से लेकर 2013 के बीच में अपने इस्तीफे, जबकि 20 जो हैं वो 2023 से लेकर 2015 से लेकर 2025 के कार्यकाल में इस्तीफा दिया। सीसैट की शुरुआत के बाद से ही आईएएस की परीक्षा में प्रवेश करने वाले लोग टेक्नोक्रेट रहे हैं और बढ़ती संख्या में लोगों ने निजी क्षेत्र में बेहतर अवसरों के लिए या राजनीति में प्रवेश करने के लिए इस्तीफा देना चुना, जो सिविल सेवकों के बीच विकसित हो रही कैरियर प्राथमिकता को दर्शाता है। तो क्या आईएएस अधिकारी अपना इस्तीफा ले सकता है? तो इसका कहना मतलब ये है कि हाँ, आईएएस अधिकारी अपना इस्तीफा ले सकता है, लेकिन केवल अखिल भारतीय सेवा नियमों के निर्धारित शर्तों के तहत ही ले सकता है। नियम 5(1)(a) के तहत केंद्र सरकार जनहित में इस्तीफे की वापसी को अनुमति दे सकती है, लेकिन 2011 में एक संशोधन के अनुसार इस्तीफे और उसकी सेवा में पुनः शामिल होने के बीच का अंतराल जो है वो 90 दिनों से अधिक का नहीं हो सकता है। इसके अलावा यदि अधिकारी ने राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तीफा दिया है तो उसकी वापसी की अनुमति नहीं है। और यदि कोई अधिकारी अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने से पहले ही वापस ले लेता है तो वह उसे स्वतः ही वापस लिया हुआ मान लिया जाता है। यह नियम उन मामलों में लागू होता है जहां इस्तीफे की प्रक्रिया में देरी हो, जैसे कि शाह फैसल ने 2019 में इस्तीफा दिया था लेकिन 2022 में सेवा में वापस लौटने में सक्षम थे, क्योंकि उनका इस्तीफा भी स्वीकार नहीं किया गया था, जिससे उनकी सेवा मुक्ति हो गई थी। स्वीकृति का जो मतलब होता है वो है कि स्वीकृति से पहले वापसी आसान होती है और स्वीकृति के बाद यह प्रतिबंधित और सशर्त हो जाती है, खासकर यदि राजनीतिक गतिविधि से जुड़ी। तो आज का टॉपिक था कि क्या एक आईएएस अफसर अपना इस्तीफा दे सकता है, तो वह किस रूप में दे सकता है।